नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने आर्टिकल 22 पढ़ रहे थे। साथियों, आर्टिकल 22 के बारे में हमने चर्चा शुरू कर दी थी और आर्टिकल 22 के सब क्लोज 1, 2 और 3 इनको हमने पढ़ लिया था साथियों कि उनमें क्या क्या था आर्टिकल 22 में, वो देखते हैं। उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखें साथियों। आर्टिकल आपको समझना है तो आपको एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें साथियों, मेरा इतना ही निवेदन है आपसे। एक बार देखो आर्टिकल 22 में हम क्या पढ़ रहे थे। देखो आर्टिकल 22 भाई, जब आपको आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया था और उसके बाद में भाई वापस सरकार ने क्या कह दिया कि संसद विधि बनाकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत वो आपके जीवन को समाप्त कर सकती है, मतलब आपका जीवन जीने का जो अधिकार है उसको छीन सकती है। ये किस में बात थी? ये 21 में थी। और आर्टिकल 22 में क्या थी कि भाई कुछ संबंध में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। ये किस में दिया गया? आर्टिकल 22 में। गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है? कि भाई गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य गिरफ्तारी जिसमें सीआरपीसी के तहत तो आपको गिरफ्तार किया जाता है और आईपीसी के तहत आपको सजा दी जाती है। दूसरी होती है निवारक नजरबंदी, मतलब निवारक निरोध के तहत आपकी गिरफ्तारी। उसके तहत क्या होता है कि आपको बिना कारण बताए, बिना आपको किसी की पूछताछ के आपको 3 महीने तक तो बिना किसी की सुनवाई के आपको जेल में डाला रह सकता है। वो क्यों की जाती है निवारक नजरबंदी? जैसे कि हमारे देश में कोई व्यापक जन विद्रोह फैलाने वाला हो या कोई अशांति फैलाने वाला हो या कोई आतंकवादी घटना करने वाला या कोई ऐसा अपराध करने वाला हो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना साथियों, करा नहीं है भाई। नजरबंद किसको किया गया? जिसने कि कोई अपराध नहीं किया गया है, सिर्फ शक के आधार पे उसको उठाकर जेल में डाल दिया। ये क्या होती है? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी। ये होती है आर्टिकल 22 में। अब देखो, हमने आर्टिकल 22 के सब क्लोज 1 को पढ़ा था कि भाई आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 को पढ़ा था। आर्टिकल 22 का सब क्लोज 1 में क्या था साथियों कि अगर किसी भी व्यक्ति को सामान्य तौर पर गिरफ्तार किया जाए, किसके तहत? भाई सीआरपीसी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार करते हैं उसको क्या बताना है? कारण बताना है। क्या बताना है? कारण बताना है। उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जब कारण बताया, उसके बाद में उसको क्या करना है कि भाई उसको अपने पसंद का क्या करने देना है? पसंद का वकील करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? पसंद का वकील करने का अधिकार। ये दो बातें किस में दी गई है? आर्टिकल 22(1) के अंदर दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 22(1) के अंदर दी गई है। और दूसरा क्या है कि भाई आर्टिकल 22(2) में क्या है कि भाई जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कोई भी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर किसके सामने पेश करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, मजिस्ट्रेट के पास में। अब मजिस्ट्रेट का काम है कि उसको भाई जमानत देनी है या पुलिस कस्टडी में भेजना है और या जेसी भेजना है, जेल में भेजना, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। या किसका काम हो गया? मजिस्ट्रेट का काम हो गया। अगर व्यक्ति को जमानत मिलती है तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित में वहां पे साइन करके दिया जाता है कि जब भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा तो मैं इसकी जगह उपस्थित हो जाऊंगा। अगर ये कहीं भाग जाता है या ये नहीं आता है तो ये जमानती की दायित्व होता है। दूसरा, अगर उसको पुलिस कस्टडी में भेजा है, पुलिस कस्टडी में कब भेजा जाता है साथियों? जब उसने बहुत ही संगीन अपराध करा है और उसके साक्ष्य जुटाने जरूरी है और पुलिस रिमांड मांगती है कि भाई हमें 1-2 दिन की रिमांड दो या 4 दिन की रिमांड दो। जैसे आपने सीबीआई के केस में सुना होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल की रिमांड खारिज करी या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पे लेके गई। वो रिमांड क्या होती है साथियों? वो पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी में वो भेजा जाता है उस आरोपी को। तीसरा क्या होता है? जेसी। अब जेसी में क्या है कि उसको डायरेक्ट भेज देती है जेल। कौन भेज देती है? मजिस्ट्रेट भेज देती है उसको जेल। और जेल में क्या है? वो आराम से रह सकता है, वहां पे कूटा पीटा नहीं जाता, मतलब मारा वारा नहीं जाता उसको। इसलिए वो क्या है, आराम से जैसे जाना पसंद करते हैं। जितने भी आरोपी है, अपराधी है, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? जैसे जाना पसंद करते हैं। पुलिस कस्टडी में कोई जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि पुलिस कस्टडी में उनकी बढ़िया से धुनाई की जाती है। अब आर्टिकल हम अगर 3 की बात करें, 22(3) की बात करें, आर्टिकल 22(3) क्या है कि भाई ये ऊपर के दोनों जो अधिकार है ना,
ये किन को प्राप्त नहीं है, मतलब दोनों उपबंध किसको प्राप्त नहीं है। एक तो है कि भाई कोई शत्रु देश का क्या है, व्यक्ति है, शत्रु देश का व्यक्ति है, और वो हमारे देश में कोई हीनियस क्राइम करना है या कोई अपराध करना है, तो उसको ये आर्टिकल क्या भाई उसको ना तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत है, ना ही उसको कारण बताने की जरूरत है, और ना ही उसके अपने पसंद के वकील करने की जरूरत है। अब आप तो बोलोगे सर जब वो कसाब को करा था तो उसको तो वकील उपलब्ध करवा दिया था, तो अगर आप करवा देते हो तो वो बुरा ही नहीं है, इसे मना नहीं करा है, लेकिन जरूरत नहीं है। ये किन के ऊपर डिपेंड करता है, यह प्राधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कराओ या नहीं कराओ। और दूसरा क्या है इस 22 में कि जिसको निवारक नजरबंदी के तहत, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, निरोध के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको उसको क्या नहीं मिलेगी कि भाई ना तो उसको अपने कारण बताने की जरूरत है, ना ही उसको पसंद का वकील करने की जरूरत है, ना ही उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत है। साथियों ये हमने कल की क्लास में ये सारा चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज हम आगे की बात करेंगे साथियों आर्टिकल 22(4) के बारे में। आर्टिकल 22(4) में क्या है, अब देखो आर्टिकल 22(4), सबसे पहले तो हम आर्टिकल 22(4) को लिखते हैं कि भाई आर्टिकल 22(4) में है क्या। आर्टिकल 22(4) इसमें देखो निवारक निवारक निरोध निवारक निरोध विधि के तहत, निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। अब उसको कब रखा जा सकता है, तो इसमें साथियों प्रावधान दिए गए हैं कि भाई उसको 3 महीने से ज्यादा कब रखा जा सकता है। ये देखना उसको 3 महीने से ज्यादा, देखो प्रावधान पहला क्या है कि एक सलाहकार बोर्ड मतलब एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड लिखित में दे, क्या दे लिखित में कि भाई इसने बहुत हीनियस क्राइम करा है और इसको 3 महीने से ज्यादा, अब वो कितना ज्यादा साथियों किसी को नहीं पता है, 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार करके रख सकता है। वो लिखित में कौन दे, इसमें देखो बी में क्या है कि हाई कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का जज या इसके समान या इसके समान योग्यता रखने वाला व्यक्ति, रखने वाला व्यक्ति सलाह दे तो उसको क्या रखा जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा भी गिरफ्तार रखा जा सकता है। अब देखो कोई व्यक्ति है जिसको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है, अब देखो
जैसे क्या हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, तो जम्मू कश्मीर में जितने भी वहाँ के राजनेता थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला थे, चाहे महबूबा मुफ्ती थी, या जितने भी वहाँ के जो राजनेता थे जो कि वहाँ पर जन विद्रोह भड़का सकते थे या ऐसा कुछ भी अनहोनी घटना करवा सकते थे जो कि देश के हित में नहीं थी, तो उनको पहले ही नजरबंद कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि उनको 3 महीने ही नजरबंद रखे। भाई अगर वो सलाहकार बोर्ड से पूछ ले कि भाई हाँ इससे ज्यादा इनको गिरफ्तार रखने की जरूरत है क्योंकि इसके बाद में भी ये बाहर आए तो कभी भी ये जन विद्रोह भड़का सकते हैं, ये कुछ ऐसी बातें बोल के लोगों में ये विश्वास की भावना व्याप्त कर सकते हैं, तो इन लोगों को क्या करना है कि भर दो। भाई इसको निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद ही रखो। अब देखो इसमें यह भी दिया गया है आर्टिकल 22(4) में, तो ये दिया गया है आर्टिकल 22(5) में क्या दिया गया है कि भाई जिसको भी निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको कारण तो बताना है, उसको भी लीगल एड उपलब्ध करवानी है, ये कहा गया है। लेकिन जब 22(6) की बारी आएगी तो उसमें साफ कहा गया है कि अगर प्राधिकारी को उचित नहीं लगता है तो वो ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। समझ गए। और उसके बाद में भी 22(7) में क्या आता है कि भाई अगर संसद को लगता है कि इनमें कोई परिवर्तन करना है इसके लिए, तो संसद विधि द्वारा इसमें परिवर्तन कर सकती है। मतलब ये 6 महीने की जगह 1 साल भी कर सकती है, 2 साल भी कर सकती है, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में इन कानूनों का विरोध भी होता था तो संसद हटा भी दे देती इनका उपयोग करके। तो हम अभी देखो जब हम बात करेंगे एनएसए, मीसा, ये जितने पोटा, ये जितने भी हम अगर इन कानूनों की बात करेंगे तो जब आप उसको आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में कैसे कैसे कानून है कि भाई एक बार गिरफ्तार तो हो गया उसके बाद में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। एक बार इसको जल्दी से आप नोट कर लो आर्टिकल 22(4) को। आर्टिकल 22(4) में क्या है कि निवारण निरोध विधि के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। अब ठीक, लेकिन उसको 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार कब रखा जा सकता है? जब कोई सलाहकार बोर्ड लिखित में दे। लिखित में क्या दे? ये व्यक्ति बहुत संगीन अपराधी और इसको अभी भी नजरबंद रखने की जरूरत है। तो अब उस सलाहकार बोर्ड की में रहने वाले व्यक्ति की योग्यता का क्या हो कि भाई वो किस पद का हो या उसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे पूछ के ये करा जा सकता है। अगर अपने भारत राजस्थान की बात करें हम या किसी भी स्टेट की, तो वहां के उच्च न्यायालय का कोई भी जज लिखित में दे दे या उसके समान योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वो सलाह दे कि हाँ इसको रखा जा सकता है 3 महीने से ज्यादा, तो उसको वापस रखा जा सकता है 3 महीने से ज्यादा। एक बार इसको लिख लो आप, जल्दी लिखो। जल्दी लिख लो। अब हम बात करेंगे साथियों 22(5) के बारे में। क्या 22(5) में क्या है? इसको लिखो एक बार जल्दी से। लिख लिया? आ गया समझ में ये तो? अब हम बात करेंगे 22 व्यक्ति को, 22(5) को। अब देखो 22(5) में क्या है।
जिस भी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को निवारक विधि के तहत निवारक विधि के तहत निरोध किया गया है, क्या गया है, निरोध किया गया है, तो उसको कारण सूचित करने होंगे, उसको कारण सूचित करने होंगे। कारण सूचित करने होंगे तथा उसका पक्ष रखने के लिए उसका पक्ष रखने के लिए वकील उपलब्ध करवाना या वकील करने का अधिकार। अब आप बोलोगे सर आपने पहले तो बोला कि भाई है ही नहीं इनको अधिकार कुछ भी, ना तो कारण बताने का अधिकार है ना वकील करने का अधिकार है। साथियों ये सिर्फ लिखा हुआ है आर्टिकल 22(5) आर्टिकल 22(6) पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ कि प्राधिकारी को अगर उचित नहीं लगता है तो वो इनके लिए बाध्य नहीं है। मतलब हर एक आर्टिकल को कड़ी बाई कड़ी जोड़ा गया है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ के ऐसे सोचोगे, देखो जब हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19(1) के सब क्लोज ए में कि हमें वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके ऊपर आर्टिकल 19(2) में क्या लग रखे थे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब युक्तियुक्त प्रतिबंध लग रहे थे। किस आधार पे नहीं है कि भाई आपकी वजह से क्या हो कि भाई लोक प्रशासन बिगड़ जाए या कोई जन विद्रोह व्याप्त हो जाए या हमारे देश के मित्र देशों के साथ में संबंध बिगड़ जाए या मतलब कुछ भी ऐसी घटना हो कि जिससे हमारे देश में व्याप्त अशांति फैल जाए साथियों। तो ये क्या है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि भाई अगर हम तुम्हें कारण बता दें तो तुम कुछ हंगामा कर दो, या तुम्हारे वकील को बुला ले तो तुम तुम्हारे वकील के माध्यम से कोई बात ऐसी जो जनता के अंदर फैला दो, तो क्या हो जाए, जन विद्रोह हो जाए। साथियों एक बार इसको लिखो, इसके बाद हम 22(6) की बात करते हैं, उसके बाद 22(7) की करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना साथियों। देखो माना कि देखो ये कोई अपराधी है, ये अपराधी है या आरोपी है जिसको शक के आधार पे क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। शक है, ये अभी ना तो आरोपी है ना ही अपराधी। किसको शक है, पुलिस को शक है। किसको शक है, पुलिस को क्या शक है इसके ऊपर कि ये कोई भी अपराध कर सकता है या जन विद्रोह फैला सकता है। देखो ये जन विद्रोह आतंकवादी घटना ये दो कारण इसके अंदर आगे, बाकी और भी बहुत सारे कारण है, किसी भी आधार पर आपको नजरबंद किया जा सकता है। देखो शक किसको हुआ, पुलिस को शक हुआ। किसके ऊपर हुआ कि भाई ये व्यक्ति है जो जन विद्रोह फैला सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार, मतलब नजरबंद किया जाएगा, नजरबंद। अब जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया है उसकी सुनवाई, मतलब उसको अधिकतम कितने महीने तक नजरबंद किया जा सकता है, उसको 3 महीने तक। 3 महीने तक तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है
कि 3 महीने तक तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कि 3 महीने तक तो इसको रखा जा सकता है नजरबंद। अब 3 महीने बाद क्या होगा, अब देखो अगर 3 महीने से अधिक रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर अब इस व्यक्ति को कितने भी दिन तक क्या रखा जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। जब भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके कोई अधिकार है क्या, उसके कोई भी अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, उसके कोई भी अधिकार नहीं है। अगर उसको अधिकार उपलब्ध करवा दें वो मना नहीं है, लेकिन अगर वो प्राधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, क्या चाहता है प्राधिकारी, प्राधिकारी। अब देख लो कोई व्यक्ति है उसके ऊपर क्या हुआ, शक हुआ। ये व्यक्ति कौन है, ये है व्यक्ति, ये व्यक्ति एक बार चला गया, फिर ये अब शक के आधार पर पुलिस ने क्या कर दिया, इसको गिरफ्तार कर दिया। और वो गिरफ्तार करने का कारण क्या था, कि वो जन विद्रोह फैला सकता है। क्या कारण था, जन विद्रोह फैला सकता है। उसको किसके तहत गिरफ्तारी की गई, उसकी नजरबंद किया गया, गिरफ्तार। ठीक है, उसको अधिकतम कितने महीने रखा जा सकता है, 3 महीने तक, एक बार में, एक बार में गिरफ्तार, एक बार में नजरबंद, नजरबंद। ठीक है, सलाहकार बोर्ड के बाद में उसको अधिकतम कितने भी महीने रखा जा सकता है, या संसद कानून बनाकर कितने भी महीने तक आपको गिरफ्तार रख सकती है। आप लिख लो इसको एक बार ऐसे के ऐसे एज इट इज, ताकि आपको ऐसा दिमाग में ये भूलोगे ही नहीं है। आपके पास शक आ गया ना, पुलिस को लग गया कि भाई ये कुछ कर सकता है व्यक्ति, उसको उठा के पटक दिया, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये मान के चलो, अभी भी हमारे देश में एनएसए वगैरह चलते हैं, उसके माध्यम से एक बार गए, संजय दत्त का पता ही होगा आपको, तो उसको टाटा के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब मुंबई में विद्रोह फैल रहे थे तो उसके पास में कोई अवैध हथियार मिल गया, तो वो गया, 6 महीने तक तो उसकी सुनवाई नहीं है। तो बस उसके तहत एक बार देख लो आप, जल्दी से इसको लिख लो, ऐसे हेजटीज लिखना है साथियों, ताकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। इंडियन पॉलिटी आपको इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाने वाला है। अगर आप आर्टिकल 22 को इतना 22(5) में इतना तोड़ मरोड़ के, मैंने एक ही आर्टिकल जो बता दिया वो सारे के सारे इसी के अंदर बता दिया है साथियों, कि भाई कैसे क्या है, किसकी सलाह लेनी है। आपको खुद को ध्यान रखना है कि इसमें क्या है। आर्टिकल 22(4) आ गया, देखो 3 महीने में आ गया। सलाहकार बोर्ड भी 3 महीने में आ गया। यह अधिकतम क्या भाई प्राधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है, ये किस में आ गया, ये 22(6) में आ गया। वो किसके तहत, मतलब उसको कारण बताना है नहीं बताना, वो इसके अंदर आ गया। ये सारी चीजें होती रहेगी, आप तो बस पढ़ते रहो और लिखते रहो। लिखो जल्दी से। लिख लिया, जल्दी से लिखो इसको। ये नीचे वाला लिखते रहना आप, जब तक मैं 22(6) पढ़ा दूं आपको। 22(6) में क्या है, प्राधिकारी। 22(6) में क्या लिखा हुआ है, प्राधिकारी लोकहित में, लोकहित में निवारक निरोध, निवारक निरोध, निरोध
के तहत तहत गिरफ्तार गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताने से इनकार कर सकता है। ये आ गया साथियों उसका तोड़, जो आर्टिकल 22(5) में था उसका तोड़ आ गया कि वे प्राधिकारी को लगता है कि लोक हित में इसको हम नहीं बता सकते कि भाई तेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया। अभी आपको पता है जब 5 अगस्त गई थी, 5 अगस्त के दिन क्या हुआ था कि धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर में। जैसे 5 अगस्त आता है तो क्या करते हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती वगैरह जो भी फारूक अब्दुल्ला वगैरह इनको क्या करते हैं, उठा के जेल वापस नजरबंद कर देते हैं। फिर इनको बताया भी नहीं जाता है कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। फिर वो पूछते हैं, अगर उनको बता दे कि भाई तुमको जन विद्रोह भड़का दो 5 अगस्त को, तो इसके लिए उनको पहले ही चुप करा दिया जाता है। या आपको लिखो इसको जल्दी से, ऊपर वाले और नीचे वाले को दोनों को लिख लो। ये तो इनका पूरा सार हो गया साथियों। ये जो निवारक नजरबंदी है ना, निवारक नजरबंदी का सार है ये नजरबंदी। अब देखो साथियों इसमें आपको सिर्फ समझना है। अगर आप समझ गए ना ये कि सारे उसके पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, किस कारण से कर रहे हैं, गिरफ्तार करके उसको किस में रखा जाएगा, क्यों रख रहे हैं, कितने महीने तक रख सकते हैं, उसके बाद में और सलाहकार बोर्ड के बाद में उसको कितने महीने तक रख सकते हैं, क्या उसको कारण बताया जा सकता है, क्या उसको नहीं बताया जा सकता है, ये सारी क्या प्राधिकारी उनको किसी भी चीज के लिए मना कर सकता है, ये सारी चीजें इसमें पूरे के पूरा आर्टिकल में दी गई है साथियों। तो बस आपको आर्टिकल 22 पढ़ना है। अब देखो अगर आप कहीं पढ़ोगे ना भाई, जैसे आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा है, जैसे 22 पढ़ा, या मैं आपको देखो साथ एक एक आर्टिकल को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरे आर्टिकल के एक एक शब्द को लिखवा रहा हूँ, एज इट इज लिखवा रहा हूँ, आपको पूरा समझा रहा हूँ। बाकी लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 22 आया वाह इसमें कुछ नहीं है, ये 22 आर्टिकल 22 1 2 3 में तो क्या है, सामान्य गिरफ्तारी है, और उसके बाद में आर्टिकल 22 4 5 6 7 में क्या है, ये निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाते साथियों, ये होगी स्वतंत्रता खत्म। और मैंने आपको एक एक शब्द एक एक चीज को तोड़ के आपको समझाया है, ताकि क्या है कि आप एक बार पढ़ो बस लाइफ में, अगर एक बार पढ़े आपको हमेशा के लिए सारी चीजें याद हो जाएगी। बार बार आपको ना तो कहीं माथा पच्ची करनी है ना बात, एक बार एज इट इज आपको नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने बना रखे हैं, मैं आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, बस आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि मैं सर बहुत धीरे बोल रहे हैं ये, तो आप इसको 2x की स्पीड में करके देख लो, और आराम से फटाफट आपको जैसे जितनी स्पीड करनी है उसके तहत आप लिख सकते हो साथियों। लिख लिया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 7 की, 22(7) की। इसकी बात करेंगे आर्टिकल 22(7) की। आर्टिकल 22(7) इसमें क्या है, इसमें क्या है साथियों, संसद को विधि बनाने बनाने का अधिकार। क्या है, संसद को क्या है, विधि बनाने का अधिकार है। अब संसद कोई भी विधि बनाकर, कोई भी कानून बनाकर, एक्ट बनाकर क्या कर सकती है, आपको जो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तारी है उसको बढ़ा सकती है, कितने भी साल कर सकती है। वो अभी हम इसके बाद में 2-3 कानून पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे कि भाई एक्ट क्या होता है, पहले तो मैं ये समझाऊंगा आपको, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कौन से एनएसए क्या है, मिसा क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो आर्टिकल 22(7) को।
देख लिया। अब देखो इसके तहत संसद ने कौन से आज तक कानून बनाए हैं साथियों, 8, इसके 22 7 के तहत। अब देखो देखो पहला बनाया था निवारक निवारक निरोध निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। ये कब बनाया था साथियों? ये बनाया था 1950 में। कब बनाया था? 1950 में। इसमें क्या प्रावधान थे कि इसमें व्यक्ति को कितने साल तक गिरफ्तार किया जा सकता? बिना सलाहकारी बोर्ड के, बिना सलाहकारी बोर्ड के लिए 1 साल, 1 वर्ष तक क्या रखा जा सकता है? था नजरबंद, नजरबंद। इसको कब समाप्त किया गया? 1969 में इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। 1969 में समाप्त। क्योंकि ऐसे कानून बनेंगे तो आपको पता है कि विरोध तो होगा ही होगा, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में दूसरा पढ़ते हैं मीसा एक्ट, आंतरिक व्यवस्था निवारण अधिनियम, जो कि 1971 में आया था। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो दूसरा, दूसरा कौन सा था? आंतरिक आंतरिक सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, अधिनियम 1971। 1971 ये किसके माध्यम से आया था? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इसे क्या कहते हैं? मीसा। क्या कहते हैं इसे? मीसा। अब इसकी कहानी भी एक अलग ही है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसको राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, अध्यादेश द्वारा 10 मई 1971, 10 मई 1971 को लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। इसकी कहानी सुनाऊंगा साथियों में, बस एक बार लिख लो आप। इस एक की बहुत बड़ी कहानी है। अब देखो इसके तहत बिना सलाहकारी बोर्ड के, बिना सलाहकारी बोर्ड की सलाह बिना सलाहकारी बोर्ड की सलाह के, बिना सलाहकारी बोर्ड की सलाह के भी 21 महीने तक, 21 महीने तक
निवारक निरोध किया जा सकता था, निवारक निरोध निरोध किया जा सकता था, जा सकता था। ये कब समाप्त हुआ? ये हुआ था 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत स्वतः समाप्त हो गया था, के तहत स्वतः समाप्त, स्वतः समाप्त। ये किसने बनाया था? ये इंदिरा गांधी ने बनाया था। अब देखो ये जो मीसा एक्ट है ना, आपने मीसा भारती का नाम सुना है साथियों? मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी का नाम है। जब लालू प्रसाद यादव को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसी के बाद में उसकी इस एक्ट की याद में उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया था साथियों। क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय क्या करती है कि जो भी उसके विरोध में बोलती है उसको जेलों में पटक दिया जाता, मतलब जेल में डाल दिया जाता, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबको जेलों में भर दिया गया था साथियों। किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत कर दिया था। इसके बाद में आपको पता है देश में तुरंत इमरजेंसी लग गई थी। एक बार लिख लो इसको। इस एक्ट में क्या था? देखो ये आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम था। अब देखो राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा 10 मई 1971 को क्या किया गया? इस एक्ट को लागू किया गया था। इसके तहत बिना सलाहकारी बोर्ड के की सलाह के भी किस महीने तक आपको गिरफ्तार रखा जा सकता था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ये स्वतः समाप्त हो गया था। लिखो इसको जल्दी से। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, कानून जिसे क्या कहते हैं? एनएस से। क्या कहते हैं? एनएस से। ये कब आया था? 1980 में आया था। कब आया था ये? 1980 में आया था। इसे क्या कहते हैं? रासुका। इसे रासुका, रासुका भी कहते हैं। अब इसको रासुका क्यों कहते हैं? तो हिंदी में देखो, रासुका, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रासुका। रासुका। जब आरएस मेंस या यूपीएससी मेंस की आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जाएगी। इसमें देखो इस कानून को क्यों लाया गया? देखो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता
वे अखंडता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए या जो जातीय हिंसा फैलाने वाले हैं, जातीय दंगे फैलाने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या आज भी एनएसए चलता है साथियों? हाँ, आज भी एनएसए लागू है भारत के अंदर। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे साथियों। ये लिख लो। इसके बाद में हम आर्टिकल 23-24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसकी बात करेंगे साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।